टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नवरत्न कंपनी है और इस कंपनी के द्वारा हाल ही में सिविल इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। इस वीडियो में हम इन्हीं रिक्रूटमेंट्स की बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप के ध्यान से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने एनएलसी के द्वारा पब्लिश किया हुआ ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो इसकी पीडीएफ फाइल को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको पहले शुरुआत में एनएलसी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताई गई है। मैं चाहूंगा इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। देखिए उसके बाद आपको जो है पोस्ट, उसका ग्रेड, नंबर ऑफ वैकेंसीज, रिजर्वेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट वगैरह, ये जो भी जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी आपको इस टेबल के अंदर बता रखी है और जो डिफरेंट डिसिप्लिन से इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जा रहा है उनकी भी डिटेल्स यहां पर आपके साथ शेयर कर रखी है। तो ये जो पहले आप देख सकते हो मैकेनिकल थर्मल के अंदर है, जो हमारे काम कर रही है, हम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट से देखेंगे यहां पर, तो उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। मैकेनिकल माइंस की है वो हमारे काम कर रही है, इलेक्ट्रिकल थर्मल है, उसके बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे, इलेक्ट्रिकल माइंस है, उसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो इलेक्ट्रिकल रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके बाद सिविल थर्मल, आप देख सकते हो यहां पर सिविल थर्मल डिपार्टमेंट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है और यहां पर आप जॉब पोस्ट का नाम देख सकते हो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, जो कि E4 ग्रेड की ये जॉब पोस्ट रहेगी। वैकेंसी इस पोस्ट के लिए केवल एक ही है और यहां पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है फुल टाइम और पार्ट टाइम बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है। और आपको साथ साथ में यहां पर जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट बताई गई थी, लेंथ ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर E4 के ग्रेड के पोस्ट के लिए वो है 5 साल का। और एरिया ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यानी किस फील्ड में या किस काम में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपको बताया गया है कि इन एरिया ऑफ सिविल वर्क इन कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन इन कोल और लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन विद यूनिट्स ऑफ 200 मेगावाट कैपेसिटी एंड अबव। तो ये आपका एरिया ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। यहां पर केवल एक ही वैकेंसी अवेलेबल है। उसके बाद आप देखोगे सिविल माइंस के अंदर, माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर सिविल की वैकेंसी है वो है एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर सिविल E4 ग्रेड की अगेन ये पोस्ट रहेगी। यहां पर 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज है और आप देख सकते हो सेम जो ऊपर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट थी वही है और यहां पर भी जो आप देख सकते हो जो लेंथ ऑफ क्वालिफिकेशन आपके लिए और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के अंदर आप देख सकते हो 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहां पर भी मांगा जा रहा है और जो एरिया ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो भी आप पढ़ सकते हो, सिविल वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, यार्ड्स, रिटेनिंग वॉल्स, रोड्स, वाटर सप्लाई एंड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम वगैरह, ये आपके एरिया ऑफ वर्क या एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद आप देख सकते हो सिविल रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो है यहां पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल E4 ग्रेड की जॉब पोस्ट है और आप देख सकते हो टोटल 9 वैकेंसीज है और एक यहां पर जो है ये PWBD के लिए, ठीक है। तो 9 वैकेंसीज और ये 1 यानी कुल मिला के 10 वैकेंसीज है और बाकी जो रिजर्वेशन के हिसाब से आप देख सकते हो यहां पर वैकेंसीज है। यहां पर भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फुल टाइम या पार्ट टाइम बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग आपको चलेगा। अब कई लोग इसमें पूछेंगे कि सर हमने डिप्लोमा किया है, हम एलिजिबल है या नहीं है, तो यहां साफ साफ आपको बता दिया गया है कि पार्ट टाइम या फुल टाइम बैचलर्स डिग्री है, डिप्लोमा वाले यहां पर एक्सेप्टेबल नहीं है, ध्यान दीजिए इस बात पे, ठीक है। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस के लिए आपको बताया गया है कि 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो एरिया ऑफ एक्सपीरियंस आपका है वो भी आपको इसमें बता दिया गया है, ठीक है। तो ये तो था आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज, उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के बारे में इस टेबल के अंदर आपको जानकारियां दे रखी है, ठीक है। उसके बाद बाकी और भी कुछ यहां पर पोस्ट है जिनके बारे में यहां पर बता रखा है, वो हमारे काम करेंगे तो हम यहां पे ज्यादा हमारा वक्त जाया नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉटम में आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म जो दे रखे थे ये जैसे कि ये, तो उसके बारे में आपको यहां पर कुछ फुल फॉर्म दे रखे हैं, वो आप यहां पर देखकर उसको समझ सकते हो, ठीक है। अब देखिए रिक्वायरमेंट इन एडिशन टू लेंथ ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज प्रिस्क्राइब्ड एट पैरा 1.0 अबव। तो ऊपर जो आपको बताया गया है पूरा एक्सपीरियंस के लिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन के लिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन का, तो उसके बारे में और भी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट यहां पर बताई गई है। मैं चाहूंगा इन सभी रिक्वायरमेंट को एक बार आप शांतिपूर्वक तरीके से आराम से पॉइंट वाइज पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी वहां पर एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्रूशियल डेट यानी कट ऑफ डेट के बारे में बता दिया गया है कि अगर आपकी एज है या फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, इन सब चीजों के लिए जो एक क्रूशियल या कट ऑफ डेट होनी चाहिए वो आपको यहां पर बता दिया गया है कि क्रूशियल डेट फॉर क्लेम SC, ST, OBC, EWS status for upper age limit, fee concession, reservation, etc. were not specified otherwise will be the first of the month in which the notification is issued, that is 1/8/2022।
तो मतलब यह है कि 1/8/2022 आपकी कट ऑफ डेट है। आपकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो भी इस दिन फुलफिल हो जानी चाहिए, आपका जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो भी इस दिन फुलफिल हो जाना चाहिए, और आपका जो अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो भी इस तारीख को जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये आपकी कट ऑफ डेट रहेगी। उसके बाद यहां पर आपको एज लिमिट के बारे में बता दिया गया है कि जो 1/8/2022 है इसके दिन E4 ग्रेड के लिए क्या एज लिमिट है और E3 ग्रेड की जॉब पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है, इस टेबल के अंदर आप अच्छी तरह से देख सकते हो। और कैटेगरी वाइज यहां पर अनरिजर्व के लिए है, ये ओबीसी के लिए है, ये एससी के लिए है, ये एसटी के लिए, तो सभी चीजें यहां पर डिटेल में बता रखी है। ओके, उसके बाद यहां पर एज रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए इंपॉर्टेंट चीज है पे स्केल, सीटीसी, इमीडिएट लोअर स्केल्स वगैरह क्या रहेगा आपका, उसके बारे में आपको तमाम जानकारी इस टेबल के अंदर दे रखी है। आप देख सकते हो E4 ग्रेड, हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट थे वो सारे E4 ग्रेड के थे, तो आपकी जो पे स्केल हो सकती है वो 70,000 से 2 लाख के बीच होगी, और 70,000 मान लीजिए आपका ये बेसिक पे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सीटीसी आप देख सकते हो 17.40 लैक्स है पर एनम, जो कि कंपनी को ये आपका कॉस्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद लोअर ग्रेड और या स्केल ऑफ पे फॉर कैंडिडेट फ्रॉम गवर्नमेंट या पीएसयू वगैरह है, तो आप देख सकते हो यहां पर अलाउंस वगैरह के साथ साथ जो है ये सारी डिटेल आपके सामने शेयर कर रखी है, ठीक है। चलिए अब प्रोबेशन पीरियड के बारे में आपको बताया गया है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन अपॉइंटमेंट विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ध्यान दीजिएगा, इस पे 1 साल के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, ठीक है। एंड द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द पोस्ट नोटिफाइड अबो। उसके बाद ये प्लेसिंग ऑफ पोस्टिंग आपकी क्या होगी, तो देखिए यहां पर साफ साफ बता दिया गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट आर एलिजिबल टू बी पोस्टेड टू एनी यूनिट एरिया और प्लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ एनएलसी इंडिया लिमिटेड और एनी जॉइंट वेंचर associated subsidiary company of NLC India Limited located in different states और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। यानी एनएलसी के द्वारा जो भी यूनिट रहेगी या जो उनकी जॉइंट वेंचर या एसोसिएट या सब्सिडियरी कंपनी रहेगी, जहां पर भी आपकी जरूरत उनको महसूस होगी वहां पर आपको पोस्ट किया जा सकता है, डिप्लॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो है आप देख सकते हो 8.0 के अंदर रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में डिटेल्स दे रखी है। मैं चाहूंगा जो भी रिजर्व कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पॉइंट को या इन सभी चीजों को आप आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक तरीके से, ताकि आपको इसका पूरा नॉलेज मिल जाए कि आपके लिए इसमें क्या क्या रिलैक्सेशन दे रखे हैं, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में आपको बता दिया गया है। तो देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन भी दो डिफरेंट कैटेगरी के लिए यहां पर है, फॉर लीगल डिसिप्लिन और फॉर अदर डिसिप्लिन। तो हमारा जो पोस्ट है वो लीगल डिसिप्लिन के अंदर आता है, तो आप देख सकते हो यहां पर सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट जो कि 80 मार्क्स का होगा फॉर इवैल्यूएशन एंड प्रोफेशनल नॉलेज। आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसको इवैल्यूएट करने के लिए आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा 80 मार्क्स का, और उसके फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू जो कि 20 मार्क्स का आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो कुल मिला के आपके ओवरऑल 100 मार्क्स होंगे। अब इसमें जो भी सर्वोत्तम होगा, इसमें जो भी बेस्ट रहेगा, उनको फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बताया गया आगे भी कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट इज 50% फॉर अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट। यानी अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको 80 में से मिनिमम 40 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए रिटन टेस्ट को। और वहीं पर अगर आप एक ओबीसी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी वगैरह कैंडिडेट है तो मिनिमम आपके 40% मार्क्स यहां पर होगी। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं है। रिलैक्सेशन इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल नॉट अप्लाई फॉर एससी, एसटी, ओबीसी। यानी एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के जो भी लोग हैं उनके लिए जो रिलैक्सेशन है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क की वो अप्लाई यहां पर। रिलैक्सेशन इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल नॉट अप्लाई फॉर एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स कंसिडर्ड अंडर यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी। यानी ऐसे कैंडिडेट जो एससी, एसटी, ओबीसी से है लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर उन्होंने अप्लाई किया है तो उनके लिए रिलैक्सेशन यहां पर लागू नहीं होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद और भी कुछ अहम बातें आपको बता रखी है तो आप यहां पर उसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब मेडिकल फिटनेस का एग्जाम भी आपको देना पड़ेगा और उनके जो भी स्टैंडर्ड होते हैं मेडिकल फिटनेस के वो सारे आपको फुलफिल करने पड़ेंगे बिफोर द फाइनल सिलेक्शन। ओके, उसके बाद आपका जनरल कंडीशंस आपको यहां पर कुछ बता रखे हैं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। मैं चाहूंगा इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इन सभी पॉइंट को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, वरना अगर इन सभी पॉइंट को मैं इस वीडियो के अंदर पढ़ने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अगर इस एप्लीकेशन को फिलअप करने में या सबमिट करने में आपको कोई परेशानी होती है, कोई क्वेरी होती है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच वर्किंग डेज में, ठीक है, मंडे टू सैटरडे, ध्यान दीजिएगा।
और आप इनकी ईमेल आईडी पर भी अपनी क्वेरी को सेंड कर सकते हो। तो ये आपके लिए अलग से हेल्पलाइन है, अगर आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब अप्लाई कैसे करना है इस पे जरा गौर कीजिएगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए केवल एक ही मोड है और वो है ऑनलाइन इनकी वेबसाइट के द्वारा, इसका और कोई ऑफलाइन मोड नहीं है अप्लाई करने का, इस पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद और भी यहां पर कुछ बातें दे रखी है आपको कि आप जब अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह प्रोवाइड करोगे, वो ध्यान दीजिएगा, इंश्योर कीजिएगा कि वो आपका एक्टिव और वैलिड ईमेल आईडी है, क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन कंपनी का जो है आपके ईमेल आईडी से ही होगा, इसलिए आपको इसका ध्यानपूर्वक तरीके से चयन करना होगा। उसके बाद और भी कुछ बातें आपको यहां बता रखी है। चलिए मैं आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर ले चलता हूं, आपको बताता हूं कि इनका करियर पेज है। इस करियर पेज की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हो। ठीक है, तो इस करियर पेज के अंदर करंट ओपनिंग में आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2022 है, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स। तो यहां पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इस पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने डाउनलोड करके इसको पढ़ ली है एडवर्टाइजमेंट को, डिटेल सारी आपको पता है, आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज इनका ओपन हो जाएगा। उस पेज के अंदर आपको फर्दर प्रोसीड करवाया जाएगा एप्लीकेशन के लिए कि आपको आगे क्या क्या करना है। ठीक है, उससे पहले आपको यहां पर नोट के तौर पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन आता है, इसको भी ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ लीजिएगा। क्लोज पे क्लिक करके यहां पर देखिए, अगर आप एक न्यू यूजर है तो पहले रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है, और ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एनएलसी के अंदर आप, तो फिर आपको एग्जिस्टिंग यूजर के अंदर क्लिक करके अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके लॉगिन करना है और आगे आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको देखिए यहां पर जो है इंपॉर्टेंट डेट्स का शेड्यूल भी बता दिया गया है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन के, वो 25/8/2022 से शुरू हो चुके हैं, यानी इसकी ऑनलाइन सबमिशन 25 तारीख से शुरू हो चुकी है, 8वें महीने की। ठीक है, और वहीं पर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो 23/9/2022 है। ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है, कृपया इससे पहले एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस, जो यानी फीस आपको जो पे करनी है, अब कितनी पे करनी है आगे आपको बताऊंगा मैं, वो भी आप देख लीजिएगा। तो एट द एंड ऑफ एप्लीकेशन आपको फीस भी पे करनी होती है, तो उसको पे करने की जो लास्ट डेट है वो भी 23/9/2022 है। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड पेड फीस विद इन द लिमिट, उसका 24/9/2022 है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे डाउनलोड्स के सेक्शन में कुछ आपको पीडीएफ फाइल की लिंक यहां पर दे रखी है, आपकी जानकारी के लिए, आपकी सहायता के लिए है कि आपको अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है तो आप इन फाइल को ओपन करके आराम से उसकी मदद से जो है वहां पर पर्टिकुलर चीज सॉल्व कर सको या एप्लीकेशन को फिलअप कर सको। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की डिटेल डाउनलोड करना है आपको तो ये कर लीजिए। गाइडलाइन टू अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन जब सबमिट करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तो उसके जो अपलोड करने के क्राइटेरिया है वो आपको सारी इस फाइल के अंदर दे रखे। डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो वो फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, उसको ओपन करके उसके अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आखिर में आपको बताया गाइडलाइंस फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, यानी जो एप्लीकेशन की फीस पेमेंट आपको करनी है वो कैसे करनी है, उसके सारे स्टेप्स आपको यहां पर बता दिए गए हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ एट द एंड कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह आपको दे रखा है कि अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इनको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन का तरीका है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको यहां पर इसके आगे, अब चलिए आपको फीस कितनी पे करनी है वो जरा देख लेते हैं। देखिए यहां पर आपको बता रखा है कि अगर आप एक अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको एप्लीकेशन की फीस 500 रुपीज पे करनी पड़ेगी, प्लस आपकी प्रोसेसिंग फीस भी होगी जो आपको यहां पर दिखा रखी है। ठीक है, तो कुल मिला के प्रोसेसिंग फीस भी पे करनी होगी, जो आप देख सकते हो यहां पर 354 है, जिसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड है। तो कुल मिला के आपकी 854 रुपीज ये अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको पे करना है। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो वो एग्जेम्प्टेड है एप्लीकेशन फीस से, लेकिन प्रोसेसिंग फीस इनको देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो ये था आपके एप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी। उसके बाद जो है आपको इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ यहां पर चीजें बता रखी है। मैं चाहूंगा इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आप इन सभी चीजों को ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ लीजिएगा और इसको ही फॉलो करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को आप जो है सबमिट या अपलोड कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता रखा है, जो हमने अभी अभी जिक्र किया है इसका, तो वो डेट सारी आपके सामने बता रखी है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आखिर में एनेक्जर 1 में आपको बताया गया है कि पर्टिकुलर पोस्ट पर कौन कौन सी डिसेबिलिटीज सुटेबल है, यानी कौन कौन सी डिसेबिलिटीज वाले लोग पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सुटेबल है, उसके बारे में आपको जानकारी दे रखी है। आप यहां पर इसके साथ पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये था एनएलसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और सारी जानकारी आपको यहां पर मिल गई होगी। इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।